नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 बिहार स्पेशल मैराथन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री का एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं और यहाँ पे हम बीपीएससी तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में, पीआरटी में और साथ में 6 से 8 में, 9 से 10 में और पीजीटी हिस्ट्री में जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जहाँ से पूछे गए हैं उन तथ्यों को आपके सामने लेके आए हैं, उन घटनाओं को आपके सामने लाए हैं एक ही जगह पे एक सीक्वेंस में, ठीक है। और साथ में जो आपका पीआईक्यूज़ का मैराथन है, बिहार स्पेशल का पीआईक्यूज़ का जो मैराथन है वह कल आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए अंत तक और हमें सहयोग करने के लिए आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें जितना हो सके और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखिए। और जो है कुछ ऐड वगैरह भी आए तो आप अगर स्किप करने लायक होता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए और आप इस तरीके से पूरा वीडियो देख के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों ने सवेरे का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लें। वहाँ पे आपको जो है भूगोल से पीआरटी में जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है संभववाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद, हमने उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत सरल भाषा में पीआईक्यूज़ के साथ में समझा दिया है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और प्रश्न पे आने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नए जुड़े हैं आपके लिए पीआरटी स्पेशल 2000 पीआईक्यूज़ की पीआरटी स्पेशल 2000 पीआईक्यूज़ का जीएस प्लेलिस्ट आपको लिंक दे दिया जाएगा। साथ में मैथ और रीजनिंग का प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा पीआईक्यूज़ का। इसमें 200 प्लस पीआईक्यूज़ हैं, इसमें 2000 प्लस पीआईक्यूज़ हैं और इनके माध्यम से आप अपने परीक्षा में अंक बहुत अच्छे बढ़ा सकते हैं। आते हैं प्रश्न यहाँ पे टॉपिक पे। यहाँ पे आपका पहला जो टॉपिक है बिहार स्पेशल के अंतर्गत वो है बनारस विद्रोह, ठीक है। तो बनारस विद्रोह से आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि बनारस विद्रोह कब हुआ था, तो 1781, ठीक है। और बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चैत सिंह ने। राजा चैत सिंह ने बनारस के राजा थे, बनारस नरेश थे, तो बनारस नरेश राजा चैत सिंह ने 1781 के बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे आपका 1781 का विद्रोह, ठीक है। 1781 का जो विद्रोह है इससे आपका टीआरई 1 में जो है आपका प्रश्न आया था। जिन भी अभ्यर्थियों ने ये वीडियोस देख चुके हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो 1781 का जो विद्रोह था उसको समझ लेते हैं। और यहाँ जो विद्रोह था बनारस के विद्रोह से प्रेरित था, ठीक है। राजा चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित था और यहाँ 1781 में हुआ, ठीक है। और क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ जमींदार और सरदारों द्वारा किया गया था। तो प्रश्न अगर पूछे कि 1781 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो जमींदार वर्ग थे, ठीक है। और यहाँ पे अधिकांश विद्रोही जमींदार दक्षिण बिहार से थे। इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको कारण जानना है। यह पूछा गया था, बार बार पड़ने वाले सूखे के कारण उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया गया था, ठीक है। तो जो सूखा वगैरह पड़ रहा था, राजस्व आ नहीं रहा था, लेकिन सरकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनसे राजस्व वसूल रही थी, इस वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। आते हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगस्त से दिसंबर पीरियड है 1781। आपको वर्ष याद रखना है 1781, जगह आप याद रख सकते हैं पश्चिमी और दक्षिणी बिहार, ठीक है। और इसमें अंत में हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जाहिर सी बात है विद्रोह का दमन कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखना आपको परीक्षा दृष्टि से, तो 1781 का विद्रोह किससे प्रेरित था, बनारस विद्रोह से, ठीक है। और 1781 के विद्रोह के नेता कौन थे, जमींदार वर्ग में, ठीक। तो जमींदार वर्ग के नेता कौन थे, फतेह बहादुर शाही, राजा नारायण सिंह, राजा अकबर अली खान। 3 नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो फतेह बहादुर शाही, राजा नारायण सिंह, राजा अकबर अली खान। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आदिवासी विद्रोह पर, ठीक है। आदिवासी विद्रोह में आते बिहार में पहला है हो और मुंडा विद्रोह, हो और मुंडा विद्रोह, ठीक है। हो और मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका अवधि 1820 से 1837। नेता बहुत महत्वपूर्ण है, परहट के राजा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, राजा परहट के राजा, ठीक है। और परहट के राजा ने जो है हो और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1820 से 37 के मध्य। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार की नई भू राजस्व नीति के विरुद्ध यह था। अगला आते हैं कोल विद्रोह, बहुत महत्वपूर्ण था, आपका पीआरटी 15 मार्च में प्रश्न पूछा गया था, याद होगा सभी को। और इसकी जो अवधि थी कोल विद्रोह की, ठीक है, वो 1831 से 33 थी, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो नेता थे बुद्धू भगत, जोवा भगत, झिंदराई मानकी, मदारो महतो। आपको जो ध्यान रखना नाम स्पेशली बुद्धू भगत का, ठीक है। तो बुद्धू भगत का आपको नाम ध्यान रखना कोल विद्रोह से। और बुद्धू भगत की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1832-33 में लीड किया था, ठीक है। 1831 में स्टार्ट हुआ था, सभी लोग थे। फिर 1832-33 में जो कमान थी कोल विद्रोह की किसके हाथ में आ गई, तो बुद्धू भगत के, जो आपसे प्रश्न पीआरटी 15 मार्च में पूछा गया था। और यहाँ पे आप बात करें तो उद्देश्य क्या था, तो कोल भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और उनकी भूमि को सिख और मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोगों को स्थानांतरित करने के खिलाफ यह हुआ था, ठीक है। फिर कोल विद्रोह के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कोल विद्रोह ब्रिटिश नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में छोटा नागपुर क्षेत्र के कोल जनजातियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। कोल जनजाति के बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है।
और इसमें जो है बुद्धू भगत महत्वपूर्ण नेता थे, जोआ भगत का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। साथ में बिंद्राय मानकी और ये सब जो है, बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको ध्यान बुद्धू भगत का रखना, जोआ भगत याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोल किनको कहा जाता था। कोल विद्रोह आपने अभी हम साथ में हमारे पढ़ा, तो कोल विद्रोह कहा किससे जाता था। कोल विद्रोह जन नाम पड़ा था वो इसलिए पड़ा था कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, इन भूमिज जनजातियों को, जो कौन कौन से, मुंडा, उरांव, होस और भूमिज, 4 जनजातियाँ थी, मुंडा, उरांव, होस और भूमि जनजातियाँ थी। इनको अंग्रेज इनको कोल कहकर पुकारते थे। तो इस वजह से जो इन लोगों ने, इन जनजातियों ने विद्रोह किया, इसको कोल विद्रोह का नाम दिया गया, ठीक है। कोल विद्रोह के नाम से इतिहास में फेमस हुआ। क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत 1832 से 33। आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिज विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है। अवधि इसकी 1832 से 33। नेता बहुत महत्वपूर्ण गंगा नारायण सिंह, ठीक है, गंगा नारायण सिंह। और साथ में आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा जब आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में वीडियो को अंत तक देखें, हमें सहयोग करें, ठीक है। और जो भी अगर आपको 1-2 ऐड परेशान करते हो तो आपको थोड़ा वेट कर ले, 2-4-10 सेकंड का ऐड रहता है, वो फिर हट जाएगा, फिर आप आगे। बस ये कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखते हुए हमें सहयोग करें, ठीक है। आते हैं। और साथ में ब्रिटिश सरकार की भूमि राजस्व नीति के खिलाफ था ये। फिर संथाल विद्रोह, ठीक है। अब तो आपको भूमि विद्रोह से रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, गंगा नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनंत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसकी अवधि पहले ध्यान रखिए, 1855 से 56, ठीक है। तो 1855 से 56 के मध्य हुआ था संथाल विद्रोह। और इसके नेता कौन थे, सिद्धू, कान्हू, भैरो और चांद। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरो और चांद। लेकिन आपसे परीक्षा में जो पूछा जाता है वो 2 नाम पूछा जाता है, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। इन 2 भाइयों का नाम पूछता है। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, शोषक जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ। उद्देश्य वगैरह आपसे नहीं पूछता है, बस आपसे यही पूछता है कहाँ, मतलब किस वर्ष हुआ था, नेता कौन था। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। संथाल विद्रोह झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संथाल लोगों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, राजमहल पहाड़ी, ठीक है, राजमहल हिल्स ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था, तो राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह को जो हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, तो ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता था। और यह 30 जून 1855 को आरंभ हुआ था, ठीक है। नेतृत्व आपको पता है, मुर्मू भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरो। जैसे अभी आप जानते हैं कि भारत की जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो उसी बेल्ट से आती हैं, उसी जगह से आती हैं। तो यहाँ पे जो है मुर्मू भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरो, इन्होंने नेतृत्व किया था। और इनकी बहनें थी फूलो और झानू, इन्होंने भी योगदान दिया था। इनका नाम नहीं पूछता, बस आपको सिद्धू, कान्हू का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के दौरान संथालियों ने राजमहल पहाड़ियों, बीरभूम, भागलपुर जिले के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वे अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में शामिल थे। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो है अगला फैक्ट है कि संथाल विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया था और 1856 में समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि संथाली लोग बंगाल के बीरभूम क्षेत्र से झारखंड के वर्तमान संथाल परगना में प्रवासित हुए थे। अंग्रेजों ने अपनी राजस्व संग्रहण नीति के तहत मूल निवासी पहाड़िया समुदाय को विस्थापित करके संथालों को दामिनेको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दामिनेको जो राजमाल पहाड़ियों के लिए एक जंगली क्षेत्र का नाम है, में स्थानांतरित कर दिया था। तो दामिनेको ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे संथालों को स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। और साथ में आप कमेंट करके बताइए कि जो संथाल थे वो बाहरी लोगों को क्या कहते थे, ठीक है, बाहरी लोगों को किस नाम से पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह है। और नील विद्रोह आपका कब हुआ था, तो 1859 से 1860, ठीक है। नील विद्रोह के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और नील विद्रोह आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। और नील विद्रोह किससे प्रेरित था, तो ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र का जो है नाटक था, ठीक है। उस नाटक का क्या नाम था, तो नील दर्पण। और उस नील दर्पण नामक नाटक में इन्होंने बहुत अच्छे से जो है नील किसानों का जो व्यथा थी उसको दर्शाया था। और उस वजह से जो है ये लोग प्रेरित हुए और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859-60 में नील विद्रोह हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दीनबंधु मित्र का नाम ध्यान रखिएगा। नील दर्पण बहुत बार पूछा गया है, इसी से प्रेरित हुए थे, इन्हीं की पुस्तक से। तो यहाँ पे समझ लीजिए, बंगाल में नील बोने वालों ने, लगभग सभी यूरोपीय लोगों ने स्थानीय किसानों को चावल जैसी अधिक भुगतान करने वाली फसलों के बजाय अपनी भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था, शोषण किया था उनका, ठीक है, चावल नहीं उगाने देते थे। फिर बागबानों ने किसानों को अग्रिम राशि लेने और धोखाधड़ी के अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया था, जो किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे।
और ध्यान रखिएगा कि जो नील किसानों का मुद्दा था 1917 वाला, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। आते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंगाल में जो नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जिसे 1858-59 में दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ठीक है। भाई बहुत बार परीक्षा में पूछा गया नील दर्पण, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि माइकल मधुसूदन दत्त थे, इन्होंने बंगाली नाटक का जो नाटक था नील दर्पण, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है सफाहोर विद्रोह, ठीक है। अभी हाल ही में हमने एक आपको पेपर करवाया था बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर में, वहाँ पे आपको सफाहोर आंदोलन पूछा था। तो सफाहोर विद्रोह पूछे चाहे सफाहोर आंदोलन पूछे, ठीक है। उसका टाइम पीरियड 1868 से 70, और ऑप्शन में आपका था बाबा भागीरथ मांझी। तो भागीरथ मांझी आपका ऑप्शन में था, वो आंसर था, हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा जिन लोगों ने अभी जो है रिसेंटली वीडियोस को देखे होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डेली आपके वीडियोस होते हैं, ठीक है, जो आपको प्लेलिस्ट दी जा रही है आप उसको कवर कीजिए, लेकिन जो डेली वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उनको भी कवर करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, यही आपका रिवीजन है, ठीक है। और इसको हम जो है बहुत जल्द इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस ये आपको पूरा वीडियो देखना है, कमेंट करना है, ठीक है, शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सफाहोर विद्रोह या सफा आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा भागीरथ मांझी, ठीक है। लाला हेम्ब्रम थे, पाइका मुर्मू थी, ये लोग थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबा भागीरथ मांझी। सफाहोर विद्रोह या सफाहोर आंदोलन है, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुंडा विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण, मुंडा विद्रोह, ठीक है, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह, ठीक है, उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह, अवधि 1899 से 1900, ठीक है। नेता कौन थे? तो महान बिरसा मुंडा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया था मुंडा विद्रोह को, इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इनको बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुद्दा क्या था? तो आदिवासी भूमि के स्थानांतरण और आदिवासी लोगों के शोषण के खिलाफ था ये। अब आते हैं महत्वपूर्ण आपका ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के बारे में ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो आपने शायद इससे पहले ना सुनी हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण, कब था ताना भगत आंदोलन का फेज? तो 1914 से 1920। नेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। जतरा भगत कौन थे? तो जतरा भगत जो है ओराव जनजाति के संत थे, ठीक है। ओराव जनजाति के, या उराव लिखते हैं इसको, ठीक है, उराव लिखते हैं। तो उराव जनजाति के संत आदमी थे, और इन्होंने जो है ताना भगत आंदोलन इनके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने उराव जनजाति से एक अलग, मतलब उसी से उराव जनजाति में से एक ग्रुप बना लिया था, उस ग्रुप का नाम था ताना भगत। वो अपने आप को ताना भगत कहते थे, ठीक है। और ताना भगत क्यों कहते थे? क्योंकि जतरा भगत के वो मतलब कह सकते हैं शिष्य थे, चेले थे, और जतरा भगत ने जो है ताना भगत आंदोलन को दिशा दी। और ताना भगत आंदोलन के अंतर्गत जो है अगर देखा जाए तो क्या नाम है, यहाँ पे सत्याग्रह किया था इन्होंने, जो इनका शोषण हो रहा था जमींदारों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी और साथ में जमींदारों के द्वारा जो इनका शोषण किया जा रहा था उराव जनजाति का, उसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1914 में, ठीक है। तो गांधी जी के सत्याग्रह स्टार्ट करने से भी पहले इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो ये भी एक फैक्ट है। और नेता थे जतरा भगत, क्लियर है। और साहूकारों और ठेकेदारों के खिलाफ इनका विद्रोह था। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे है नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1919-20 में क्या हुआ कि जो ताना भगत आंदोलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था इसी में सम्मिलित हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था इसमें सम्मिलित हो गए ताना भगत, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देने लगे। फिर उसी के परिणाम स्वरूप ये 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन, और ये शायद कलकत्ता में हुआ था। और ये कलकत्ता में ये गए थे, ताना भगत जो थे ये गए थे, ठीक है। और ताना भगत ने यहाँ पे भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था उराव जनजाति ने, ठीक है, उराव जनजाति बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, उराव जनजाति के लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था। फिर 1922 में जो आपसे बार बार प्रश्न पूछता है, 1922 का जो गया अधिवेशन था, 1922 का आपका जो गया अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने, देशबंधु CR दास ने। और इस अधिवेशन में जो है उराव जनजाति आई थी दोबारा, ठीक है। क्यों आ रहे थे बार बार ये? क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुके थे पूरी तरीके से 1919-20 में। और उराव जनजाति को नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे? जब उराव जनजाति, अगर आपसे पूछा गया कौन सी जनजाति आई थी, आपने बोला उराव जनजाति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उराव जनजाति किसके नेतृत्व में 1922 का गया अधिवेशन अटेंड की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए गुलाब तिवारी। गुलाब तिवारी नेता थे, गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उराव जनजाति कांग्रेस के अधिवेशन 1922 में गया अधिवेशन में आई थी, मतलब उराव जनजाति आई थी। क्लियर है आपको इतना? आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला है आहरार आंदोलन, ये आपका पीआरटी 15 मार्च में पूछा गया था, लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, हमने आपको सॉल्व कराया है जीएस पार्ट सेकंड प्लेलिस्ट में। जो जीएस पार्ट सेकंड का आपका जो जितने भी पीआईक्यूज हैं आपके, वहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने अगर देखा होगा तो आपने आहरार आंदोलन वहाँ पे भी देखा होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो पीआईक्यूज का प्लेलिस्ट हमने बनाया है वो पूरा आपका जो है सबसे सुप्रीम है, सबसे ज़बरदस्त है। उन्हीं को आप टेस्ट सीरीज के तरीके से सॉल्व करिए, उन्हीं का आप एक्सप्लेनेशन देखिए, बार बार आपको रिवीजन होता रहेगा, याद होता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आहरार आंदोलन। आहरार आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में, ठीक है, 1910 में स्टार्ट हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण, तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान इसके संस्थापक थे। मौलाना मोहम्मद अली बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बात करें अन्य प्रमुख नेता कौन थे, जो आपसे प्रश्न पूछा था, तो हसन इमाम थे, मौलाना जफ़र अली थे, मौलाना मजहरुल हक थे, मियां मोहम्मद शाफी थे। इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्च को लगभग 3 से 4 ऑप्शन आपको दे दिए थे, 3 से 4 नाम दे दिए थे, ठीक है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए आहरार आंदोलन से संबंधित। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम अन्य नेता, मौलाना जफ़र अली, मौलाना मजहरुल हक, मियां मोहम्मद शाफी, ठीक है। और मौलाना मजहरुल हक बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर उद्देश्य में आते हैं, मामला क्या था इनका कि इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। इनके जो नेता थे स्वशासन की अवधारणा से प्रेरित थे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आहरार आंदोलन जो था वो अलीगढ़ विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। जो अलीगढ़ आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार के ज़्यादा करीब था, ब्रिटिश सरकार की ज़्यादा बात सुनता था, तो इस वजह से जो है आहरार आंदोलन उसके विरोध में था, ठीक है। और इसके नेताओं ने जो है अलीगढ़ आंदोलन की वफादार नीतियों पर आपत्ति जताई थी, जो वो ब्रिटिश सरकार के लिए रखते थे, ठीक है। अब आते हैं अगला, 1916 का लखनऊ समझौता, जो प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का समर्थन करता था, का आहरार आंदोलन के नेताओं ने कड़ा विरोध किया था, ठीक है। तो जो लखनऊ समझौता किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, उसका विरोध किया था आहरार आंदोलन के नेताओं ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, अब यहाँ पे आपके जो महत्वपूर्ण विद्रोह थे और आंदोलन थे वहाँ पे अब आपके समाप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं तो आगे आ जाएंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण थे हमने अभी बता दिए। अब आते हैं बिहार से रिलेटेड आपको जो जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि अब आपके लिए ख़त्म हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। बस हमने एक सीक्वेंस में आपको रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे बिहार के राजकीय चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली पीआरटी में। तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, बिहार का जो राजकीय प्रतीक है वह बोधि वृक्ष है। 2 प्रार्थना की मालाएं हैं और 2 स्वास्तिक के साथ में, ठीक है। एक बार आप गूगल पे देख लीजिएगा, बोधि वृक्ष महत्वपूर्ण आपका। और पेड़ का आधार एक ईंट है जिसपे उर्दू भाषा में बिहार लिखा हुआ है। राजकीय गीत आपको ध्यान रखना है, बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, और जो मेरे भारत के कंठहार है इसको किसने लिखा? तो सत्यनारायण द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और शिव कुमार शर्मा द्वारा रचित है, और 2012 में इसको अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो ये मेरे भारत के कंठहार गाना है, राजकीय गीत बिहार का, 2012 में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर है राजकीय पुष्प क्या है बिहार का? तो गेंदा आपको पता होना चाहिए। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय फल आम। राजकीय पशु गौड़, और राजकीय पक्षी गौरैया। आगे बढ़ते हैं, और राजकीय मछली मांगुर, और साथ में राज्य स्थापना दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे क्यों मनाया जाता है इसी डेट में। फिर है बिहार में हम प्रथम देख लेते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे बिहार में, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बिहार में कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, और 1920 से ही अगर स्पेशली बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन से इनका बहुत योगदान था, और आगे चल के ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। क्लियर है? श्री कृष्ण सिंह। फिर पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो आपको पता होगा, राबड़ी देवी जी, ठीक है। फिर है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछेगा। फिर बिहार के प्रथम राज्यपाल, ये आपको पता होना चाहिए, तो जयराम दास दौलतराम। तो जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। फिर अब बिहार से भारत के उप प्रधानमंत्री तो जगजीवन राम थे, और ये जो सेंट्रल कैबिनेट था वहाँ पे वे श्रम मंत्री भी थे पहले। फिर आपसे ये पूछ सकता, महत्वपूर्ण आपका बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, राम दयालु सिंह, बहुत महत्वपूर्ण बिहार के नेता थे, ठीक है। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह। आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या था? ये आपको पता होना चाहिए। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु, 1874 में। फिर बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र तो बिहार हेराल्ड, ठीक है, 1875 में। तो बिहार बंधु, बिहार हेराल्ड। बंधु शब्द हिंदी है, हेराल्ड इंग्लिश है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म, ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में जहाँ तक हमें याद है
आपका टीजीटी या पीजीटी पेपर हुआ था, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो हे गंगा मैया तो हे प्यारी चढ़ैबो 1963 में आया था। तो बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म थी हे गंगा मैया तो हे प्यारी चढ़ैबो। टीआरई 1 में पूछा गया है, तो ये फिर से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर अब बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र, ये महत्वपूर्ण है, आपका याद रखना है। तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, यह ध्यान रखिएगा। फिर अब बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है पश्चिमी चंपारण में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये कई बार पूछा गया, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण जिला आपको पता होना चाहिए। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर आपको ये नहीं छोड़ देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बिहार का प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय तो सभी को पता है, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर है बिहार का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय, बहुत महत्वपूर्ण है, रट लीजिए। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यही प्रश्न आएगा। पिछली बार पटना कॉलेज दे दिया था, ठीक है, इस बार आएगा आपका पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917। बस इतना याद रखना है, किसने किया था ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हुआ था, तो आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया था। फिर अब बिहार में प्रथम रामसर स्थल, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोले बहुत महत्वपूर्ण उसको आप सीरियसली लीजिए, ठीक है। जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हो आप समझिए, कम इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल आपका कबरताल, बहुत महत्वपूर्ण है, बेगूसराय में स्थित है, तो आपको जिला भी पता होना चाहिए। और बिहार का प्रथम रामसर स्थल है कबरताल, ठीक है। कंवरताल भी इसको बोलते हैं, या कवर झील भी बोलते हैं। और साथ में ये बात करें तो चाप झील का उदाहरण है, ठीक है, चाप झील का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं। और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, प्रथम भी है और एकमात्र भी, इसके अलावा कोई रामसर स्थल नहीं है बिहार में। फिर अब बिहार में प्रथम, आगे बढ़ते हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर है भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, ये भी डेट आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का माफ कीजिएगा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्लियर है। और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान पहले भारतीय गवर्नर महत्वपूर्ण आपके लिए एसपी सिन्हा, ठीक है, एसपी सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करके इनका नाम था, 1920 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो सबको रटा हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी या स्पीकर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, तो मीरा कुमार थी। और मीरा कुमार कौन है? तो मीरा कुमार कांग्रेस की नेता है, और साथ में ये जो है बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री हैं, क्लियर है, जो भारत के पहले श्रम मंत्री थे। अब यहाँ पे पंचायती राज में महिलाओं को 50% से आरक्षण देने वाला जो है पहला राज्य कौन सा? तो आपका बिहार है। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है आपके लिए, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1764 बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1757 ध्यान रखिए, दो आपको यहाँ पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ। 23 जून 1757 को, ठीक है, 23 जून 1757 को आपका हुआ था प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, और ये हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और इसमें जो है संयुक्त सेनाएं थी, नवाब की, बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की, और साथ में मुगल बादशाह की। और जो उनकी संयुक्त सेनाएं थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई, और जब हार गई तो जो आपका बिहार और बंगाल है, ठीक है, तो बिहार और बंगाल का जो कर संग्रह था, राजस्व था, दीवानी था, वो किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ठीक है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कैसे आया था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इलाहाबादी नाम है क्या, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी जहाँ तक मुझे ध्यान है, और इसको जो है करवाया किसने था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। और इसके तहत जो है इन्होंने क्या किया था? तो मुगल बादशाह से जो इन्होंने बंगाल और बिहार और उड़ीसा की, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी 1765 में, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार, क्लियर है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, क्लियर है, प्रश्न पूछा गया है महत्वपूर्ण आपसे। फिर राजा सीतब राय को, ये और भी महत्वपूर्ण है, बिहार का दीवान इनको नियुक्त किया गया था। तो 2 दीवान नियुक्त किए गए थे, एक बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को, और राजा सीतब राय को बिहार के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, 1765 में। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी पीर अली खान से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और पीर अली खान ने जो है कहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया था, तो पटना में। तो ध्यान रखिएगा, दो फर्क है आपका बिहार में, ज़्यादातर बार आपका आंसर होता है कुंवर सिंह, लेकिन अगर पटना में विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, जिसको जिल्दसाज यहाँ पे कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत पीर अली खान ने की थी, उन्होंने पटना में की थी। तो पटना में जब प्रश्न पूछेगा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली खान, ठीक है। इसके अलावा जो है आरा, जगदीशपुर, दाना, ये सब पूछेगा तो आपका कुंवर सिंह। फिर यहाँ पे उन्होंने पटना के तत्कालीन आयुक्त विलियम टाइलर द्वारा सार्वजनिक रूप से जो है इनको फांसी दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि पीर अली खान ने पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं कुंवर सिंह जी पे। तो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र सेना का नेतृत्व किया था। वो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य सूत्रधार थे, सबसे प्रमुख नेता थे। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने फाइट किया था और इनके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी और यह प्रश्न आपसे पीआरटी में पूछा गया था। और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी 1857 के विद्रोह में। आगे बढ़ते हैं, बाकी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया है। फिर 1905 के बारे में देख लेते हैं। 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन, ठीक है, और बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन से रिलेटेड आपको 3 डेट आपको याद रखनी है। पहला 20 जुलाई। तो 20 जुलाई क्या था, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन कौन थे, तो उस समय वो बंगाल के जो है गवर्नर जनरल या वायसराय थे, ठीक है। तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में स्टार्ट हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। और 16 अक्टूबर महत्वपूर्ण डेट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। और यह प्रश्न आपसे बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था, ये तीनों डेट तो पूछी गई हैं। साथ में ये भी पूछा गया था कि क्या कौन सा दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन प्रभावी होने पे, तो आपका आंसर होना चाहिए शोक दिवस, ठीक है। इसके अलावा अमार सुनार बांग्ला जैसी जो मतलब गीत है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, महत्वपूर्ण तथ्य आपका। अब आते हैं आपका महत्वपूर्ण मुजफ्फरपुर बम कांड पे। तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था और इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 2 महत्वपूर्ण लोग थे। और यह प्रश्न आपका पीआरटी 15 मार्च में पूछा गया था। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, इनकी गाड़ी पर बम फेंका था, ठीक है, लेकिन गलती से वो जो है इनकी जगह पे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में 1908 में 18 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जब उनको घेर लिया गया था तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि फांसी किसको दी गई थी, ठीक है। तो फांसी जो दी गई वो आपका हो जाएगा आंसर जो है खुदीराम बोस को, और साथ में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो यह प्रश्न आपसे डिटेल में पूछा गया था। फिर है 1912, बंगाल से बिहार और उड़ीसा नाम का एक अलग प्रांत बनाया गया था जिसकी राजधानी पटना थी, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका था कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा गया था बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 ये डेट है। और वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया नहीं गया था, तो इसलिए आपका आंसर था नन ऑफ दीज। क्लियर है आपको, प्रश्न याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा नामक एक अलग प्रांत बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग किया गया था। क्लियर है, ठीक है। और चूंकि बिहार का जो फाउंडेशन डे है, बिहार का जो स्थापना दिवस है, ये इसलिए 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। क्लियर आपको। अभी हम आगे बात करेंगे कि उड़ीसा का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अभी नहीं, ठीक है, अभी उड़ीसा बिहार के साथ में है, अभी उड़ीसा अलग नहीं हुआ है, बिहार अलग हो चुका है उड़ीसा के साथ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बिहार का स्थापना दिवस 1912 22 मार्च, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1912 में अलग होने के बाद 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। आगे बढ़ते हैं, 1917 में क्या हुआ था, तो 1917 में आपको पता है महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी ने अंग्रेजों की 3 कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए मजबूर किया था, जिसके तहत किसानों को, नील किसानों को स्पेशली जमीन के 3/20 भाग पे, 3 कठिया का मतलब यही होता है कि 3/20 भाग पे नील की खेती करनी पड़ती थी। और इसके बारे में डिटेल में हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चंपारण सत्याग्रह लास्ट में उनको देखेंगे। फिर है 1917, तो 1917 में यहाँ पे रिपीट हुआ आपका पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर 1922 में ध्यान दीजिए, चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। गया अधिवेशन के दौरान अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मतभेद के कारण चितरंजन दास ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और 1 जनवरी 1923 को, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, चितरंजन दास और
जो है मोतीलाल नेहरू ने। तो ध्यान रखिएगा, दो नाम मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे, महासचिव थे स्वराज पार्टी के। फिर है अगला 1925, तो पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल PMCH की स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से की गई थी 1925 में। उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। फिर आगे आते ही बहुत महत्वपूर्ण आपका 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, बिहार के सबसे महान किसान नेता सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 याद रखिएगा, इनकी जो है स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1934 में क्या हुआ था? तो 1934 में आपको ध्यान रखना कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्लियर है? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और जयप्रकाश नारायण जो है महासचिव थे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। क्लियर है आपको? फिर आते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1936, कई सारे जो हिस्ट्री के अभ्यर्थी उनको कन्फ्यूजन होता है कि उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया प्रांत बना था कब? तो 1 अप्रैल 1936 को। क्लियर है? तो इसलिए जो उड़ीसा दिवस हम मनाते हैं वो 1 अप्रैल 1936 को मनाते हैं। बिहार दिवस हम 22 मार्च 1912 को मनाते हैं। क्लियर है? क्योंकि उड़ीसा तब अलग नहीं हुआ था, बिहार तो अलग हो गया था, बिहार तो फ्री हो गया था बंगाल से 22 मार्च को, लेकिन उड़ीसा फंसा हुआ था बिहार में। अब उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में। तो इसलिए जो है 1936, 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, और इसलिए उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? फिर अब बिहार से संबंधित प्रसिद्ध उपनाम, तो बिहार से संबंधित प्रसिद्ध उपनाम लोकनायक, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकनायक किसको बोला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब जननायक आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर है, कन्फ्यूज मत कर जाइएगा। जब जननायक हो सकता है आपसे पूछ ले कर्पूरी ठाकुर जी को, जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। और लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। बाकी हम आपके लिए आपको एक क्लास दे देंगे जिसमें आपको जो बिहार की जो फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर अब बाबू जगजीवन राम, बाबूजी किसको बोला जाता था? तो जगजीवन राम जी को बाबूजी बोला जाता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार केसरी किसको बोला जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को, बिहार के पहले मुख्यमंत्री को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण है बिहार विभूति, तो बिहार विभूति किसको कहा जाता था? अनुग्रह नारायण सिन्हा को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। फिर जननायक यहाँ पे आ गए कर्पूरी ठाकुर जी, हमने बात कर लिया है। ठीक है, बिहार के लेनिन किसको कहा जाता था? तो बिहार के लेनिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाबू जगदेव प्रसाद जी। फिर अब कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह। ठीक है, बिहार का शोक किसको बोला जाता था? कोसी नदी, महत्वपूर्ण है आपका। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? कोसी नदी। हर वर्ष अपना यह स्थान बदलती है, इसके वजह से काफ़ी बाढ़ आता है। आगे क्लियर है? बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा, याद रखिएगा, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा है। बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय है। ठीक है, और बेगूसराय में आपका जो है क्या स्थित है? तो बरौनी। ठीक है, आगे आप इसको पूरा करिए कि बरौनी के आगे जो है क्या आपका है, जो आपका TRE 2 में प्रश्न आया था आपसे। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो बेगूसराय आपका आंसर था वहाँ पे। तो बेगूसराय में बरौनी के नाम से वहाँ पे क्या स्थित है, जो आपसे प्रश्न आया था, कमेंट करके बताइए। ज्ञानोदय नगर किसको कहते हैं? तो जाहिर सी बात है बोध गया जो कि बुद्ध भगवान से संबंधित है, तो इसलिए उसको ज्ञान की नगरी या ज्ञानोदय नगर कहते हैं। फिर हम मिनी दार्जिलिंग किसको कहते हैं? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए पूर्णिया को सिल्क सिटी, बहुत महत्वपूर्ण है सिल्क सिटी। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, और इसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है, भागलपुर को। ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। और भागलपुर में जो है सबसे ज़्यादा फेमस है कपड़े के लिए, ठीक है, कॉटन के लिए। फिर ज्ञान की भूमि तो नालंदा, केले का शहर हाजीपुर, महत्वपूर्ण आपका केले का शहर हाजीपुर। लीची की भूमि मुजफ्फरपुर, बहुत महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरपुर लीची के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है, मक्का के मामले पे नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। चित्रकला का शहर मधुबनी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम जो है कौन सा जिला किसके लिए महत्वपूर्ण है, मुझको अगले क्लास में आपको दे देंगे। ठीक है, जो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड वहाँ पे आपको रखा गया है वो अलग कर दिया गया। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे केवल। चित्रकला का शहर मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग्स आप जानते हैं, कमेंट करके बताइए मधुबनी पेंटिंग किस जिले से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंस से, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहला चीज़ है गोल्डन लीग सोसाइटी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है गोल्डन लीग सोसाइटी 1904, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन BPSC में कई बार पूछा गया, झारखंड PSC में कई बार पूछा गया। तो गोल्डन लीग सोसाइटी का गठन 1904 में हुआ था देवघर में। देवघर कहाँ पे पता है आपको? झारखंड में है, तो देवघर झारखंड में हुआ था इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गोल्डन लीग सोसाइटी के बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है। और प्रमुख नेता कौन थे? तो बरीन घोष और मनींद्र बसु। ठीक है, तो बरीन घोष और मनींद्र बसु इसके प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ते हैं।
बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 महत्वपूर्ण है आपका। स्थान था पटना कॉलेज। पटना कॉलेज में बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था 1906 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अन्य प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह ये कब से जो है बिहार के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस पटना कॉलेज में हुआ था 1906 में। संस्थापक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा 23वां सत्र 1928 में मोतिहारी में हुआ था। ठीक है। मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है आपका। और इसी सत्र के दौरान बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछे बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928, याद रखिएगा। और ये किसके अंतर्गत हुई थी? तो ये जो है बिहारी छात्र सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी। ठीक है। इसका 23वां सत्र हुआ था 1928 में मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं। फिर है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 रिपीट हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो नहीं बताए थे अभी रिपीट कर दे रहे हैं। तो 30 अप्रैल 1908 डेट आपको पता होनी चाहिए। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 30 अप्रैल 1908 को ये अंजाम दिया था काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। लक्ष्य कौन थे? डगलस किंग्सफोर्ड, कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। ठीक है। क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंके जाने पर बग्घी में सवार 2 ब्रिटिश महिलाओं की हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। किंग्सफोर्ड बग्घी में उपस्थित नहीं था तो बच गया था। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। फिर एक खुदीराम बोस पर मुकदमा चला। ठीक है। ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी नहीं ध्यान रखना आपको, खुदीराम बोस के वकील आपसे, ठीक है, नहीं पूछेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि खुदीराम बोस को फांसी की तिथि कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908। ठीक है। आयु 18 साल, सबसे कम वर्ष के ये फांसी पाने वाले शहीद थे। तो ध्यान रखिएगा खुदीराम बोस जो है भारत के सबसे कम वर्ष के जो है फांसी पाने वाले शहीद थे मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का बचाव किया था, जिसके कारण तिलक को जो है राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और 6 साल की सजा दी गई थी 1908 से 1914 के बीच में। ठीक है। और यहाँ पे तिलक की बात करें तो तिलक के जो है आपसे पूछा जा सकता है कि तिलक के वकील कौन थे जब उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला? तो मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय ठीक ठाक स्थिति में थे ये। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है तिलक को जो है वकील थे ये। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इंग्लिश में बोले तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है। 1908 स्थापना कब हुई? 1908। कहाँ हुई? सोनपुर में। मुख्यालय कहाँ? पटना में। फर्क है दोनों में, पूछा गया टीआरई में, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में सोनपुर नामक स्थान पर हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में। पटना में स्थित था। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा मौलाना मजहरुल हक, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, दीप नारायण सिंह, सरफराज हुसैन इस कमेटी के संस्थापक सदस्य थे। तो संस्थापक सदस्य आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मौलाना मजहरुल हक, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम ध्यान रखिएगा, 3 नाम। फिर 1912 में ध्यान दीजिए, 1912 में आयोजित बांकीपुर पटना कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है। और यहाँ पे आपसे ये प्रश्न भी पूछता है कि 1908 में जो मतलब अधिवेशन हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा हसन इमाम जो 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो स्थापना वर्ष था, जो अधिवेशन हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का, उसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। क्लियर है। और साथ में 1912 में आयोजित बांकीपुर पटना, ठीक है, बांकीपुर आपका ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है। बांकीपुर में आयोजित हुआ था जो कि पटना के बहुत करीब है। कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है। और यहाँ पे जो है अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा गया कई बार, तो आर एन मुधोलकर, आर एन मुधोलकर महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान सही कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे हसन इमाम गलती से बता दिया था। ठीक है। तो हसन इमाम नहीं है, वो इमाम के चक्कर में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो सही कर लीजिएगा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में पटना में आयोजित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, रिपीट सही कर लीजिएगा, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। महत्वपूर्ण हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में पटना में। और इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से प्रांत से अलग करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि 20 मार्च 1931 को पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण आपका। और इस बैठक में कमेटी ने गांधी इरविन समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं करने के लिए सरकार के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन बस आपको ऊपर का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप छोड़ भी सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। और पहले अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है कि सर सैयद अली इमाम के अध्यक्ष थे पहले इसके 1908 में। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, 22 मार्च। ठीक है, 1912 को बिहार अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। इस वजह से 22 मार्च को, हर वर्ष 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत आधिकारिक तौर पर बंगाल प्रांत से अलग हो गए थे। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया था, हमने बात कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बात करें तो जिन्होंने बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए आंदोलन किया था, किसके नेतृत्व में? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। तो उसके सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, सैयद हसन इमाम। तो ये सब लोग महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए, अभियान को तेज करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा ने एक अंग्रेजी अखबार द बिहार टाइम्स प्रकाशित किया था। तो ये महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने द बिहार टाइम्स का जो है प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में 15 मार्च को पीआरटी में कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 में जाएंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में ऑलरेडी आप प्रश्न पूछा जा चुका था, तो ये आप प्रश्न रिपीट हुआ था एक हिसाब से। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व होता है। आप 1-1, 2-2 नंबर से 4-4 नंबर से रह जाते हैं, कारण बस यही होता है कि आपने प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए हमको सब याद है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पटना कॉलेज 1863 याद रखना है, किसने बनाया ये सब आपको नहीं पूछेगा। बिहार विद्यापीठ 1921 में किसने स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। यह प्रश्न पूछा गया है टीआरई में। और किस समय की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान। इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के मध्य, 1921 में। ठीक, अभी हम डिटेल में देखेंगे इसको। फिर अब पटना वीमेंस कॉलेज याद कीजिए, पीआरटी में पूछा गया था यह प्रश्न। तो पटना वीमेंस कॉलेज 1940 में स्थापना कब हुई है? 1940 में। और इसका संचालन, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना वीमेन कॉलेज का संचालन कौन करता है? तो कैथोलिक रिलीजियस सिस्टर्स ऑफ एपिस्टोमिक कार्मेल द्वारा किया जाता है, जो 1870 में स्थापित एक शैक्षिक निकाय है। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि पटना वीमेंस कॉलेज को जो चलाता कौन था? तो कैथोलिक एपिस्टोमिक कार्मेल करके एक संस्था है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है, ये नाम जो है। ठीक है, कैथोलिक एपिस्टोमिक कार्मेल आपका ये नाम पूछा गया है। बाकी 1940 आपसे पीआरटी में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भितरहवा गांधी आश्रम। तो भितिहरवा गांधी आश्रम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण आपका। 1917 में स्थापना हुआ था पश्चिमी चंपारण बिहार में। संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी। और भूमि प्रदत्त करता थे राम नरेश दास। इतना नहीं पूछेगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि भितिरहवा गांधी आश्रम की स्थापना पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, अगला टॉपिक है आपका बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ था बीपीसीसी का, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 अगस्त 1920 को हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में भागलपुर में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा असहयोग आंदोलन पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य शाह मोहम्मद जुबैर और मौलाना मजहरुल हक थे। ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है असहयोग आंदोलन पर एक समिति गठित किया गया था, जिसके सदस्य थे शाह मोहम्मद जुबैर और मौलाना मजहरुल हक। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए मौलाना मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, चंद्रदेव नारायण, बाके बिहारी लाल ने परिषद चुनाव से नाम वापस ले लिया था। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस आपको महत्वपूर्ण नेता ध्यान रहना चाहिए। मौलाना मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को मौलाना मजहरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो 6 फरवरी 1921, डेट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मौलाना मजहरुल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए 1921 में मदरलैंड अखबार शुरू किया था। बहुत महत्वपूर्ण, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बीपीएससी में। तो मौलाना मजहरुल हक ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो मदरलैंड। एम से मौलाना याद कर लीजिए, एम से मजहर हो गए और एम से मदरलैंड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बिहार विद्यापीठ, तो 6 फरवरी 1921 याद रखना है, संस्थापक महात्मा गांधी जी। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और यहाँ पे उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो कस्तूरबा गांधी भी जी थी महात्मा गांधी के साथ में, मोहम्मद अली जौहर जो कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। फिर भूमि प्रदान करता, यानी भूमि किसने दी थी जो है बिहार विद्यापीठ के लिए, तो मौलाना मजहरुल हक ने। ठीक है, सदाकत आश्रम पटना वहीं पे बनाया गया था। और बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रथम कुलाधिपति कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक। आगे बढ़ते हैं, प्रथम कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। तो आपको बस यहाँ पे यही ध्यान रखना कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आपसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखें तो जिस भूमि पर सदाकत आश्रम बनाया गया था मजहरुल हक ने दिया था, लेकिन वो वास्तव में किसकी संपत्ति थी, तो खैरू मियाँ की। तो खैरू मियाँ की संपत्ति थी, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, उन्होंने जो है मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी कर रहे छात्रों को दान कर दिया था। ठीक है, चैरिटी में दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, मौलाना मजहरुल हक बिहार में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के महात्मा गांधी के आह्वान पर आगे आने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ध्यान रखिएगा मौलाना मजहरुल हक। और 22 नवंबर 1920 को मौलाना मजहरुल हक ने पटना में एक नेशनल स्कूल खोला था, तो ध्यान रखिएगा कि पटना में नेशनल स्कूल 1920 को किसने खोला था, तो मौलाना मजहरुल हक ने। और उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर हरनंदन लाल नंद केलियर। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि मौलाना मजहरुल हक ने जो है नेशनल स्कूल खोला था। आगे बढ़ते हैं, पटना युवक संघ याद कीजिए। ठीक है, तो पटना युवक संघ महत्वपूर्ण आपका 1927 पूछा जा चुका है तैयारी में। तो पटना युवक संघ 1927 में मणिंद्र नारायण राय द्वारा स्थापित एक संगठन था, तो ध्यान रखिएगा नाम मणिंद्र नारायण राय। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया पटना युवक संघ, मणिंद्र नारायण राय द्वारा। ठीक है, और ये कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा शुरू किया गया एक सर्चलाइट अखबार था। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया, तो सर्चलाइट। याद करने का तरीका क्या, मौलाना जो है मजहरुल हक ने मदरलैंड, एम से मौलाना, एम से मदरलैंड, और एस से सच्चिदानंद, एस से सर्चलाइट। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा सर्चलाइट अखबार शुरू किया गया था, उसके उप संपादक थे, उन्होंने ही पटना युवक संघ की स्थापना की थी 1927 में। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1929 में युवाओं को देश की आज़ादी के लिए लड़ने और रूसी और चीनी क्रांतियों से प्रेरित करने के लिए पटना युवक संघ का दौरा भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार यूथ लीग, ये भी प्रश्न आपसे तैयारी में पूछा गया। तो बिहार यूथ लीग कब स्थापना, 1928, बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ, मोतिहारी। किसने किया, संस्थापक प्रोफेसर ज्ञान साह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे बिहार यूथ लीग के 1928 में, प्रोफेसर ज्ञान साह। कहाँ पे हुआ था, मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ पड़ता है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार यूथ लीग ने युवा पुरुषों और महिलाओं की शक्ति प्रदर्शन के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 1929 को युवा दिवस के तौर पर मनाया था। ठीक है, फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार यूथ लीग का बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर लिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बिहार में साइमन कमीशन। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बिहार में साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। हमने आपको ये प्रश्न कराया भी है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, एस्टेट में पूछा गया था ये, अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्लियर है आपको। तो बिहार में, और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात आपसे बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी के पास भी, आपके भैया बहन दीदी लोग, अगर किन्होंने भी अगर एस्टेट का पिछले साल का एग्ज़ाम दिया हो, जिसका आंसर की PDF में अवेलेबल होगा क्वेश्चन के साथ में, तो जिनके पास भी है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमको अरेंज करा सकते हैं, तो हम उसको पेपर आपको सॉल्व करा सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने ज़्यादातर प्रश्न आपके जो BPSC में पूछे जा सकते हैं ऑलरेडी हमने PIQ प्लेलिस्ट में करा दिया है। तो साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था, तो यह डेट आपको पता होनी चाहिए। और इसका साइमन कमीशन का विरोध जो कर रहे थे उनका नेतृत्व किसने किया था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ठीक है, और इस सर्वश्वेत आयोग के आदमी विरोध में पटना रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राम दयालु सिंह के नेतृत्व में 30,000 से अधिक लोग उपस्थित थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि रेलवे स्टेशन पर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और राम दयालु सिंह के नेतृत्व में 30,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कांग्रेस कमेटी की एक और बैठक मुंगेर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तजेश्वर प्रसाद ने की थी। श्री कृष्ण सुन्ना ने, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन को कम से कम 50,000 काले झंडे दिखाने चाहिए, पूरे देश में दिखाए जा रहे थे, तो यहाँ पे भी दिखाने का प्रस्ताव रखा गया। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक की भी आयोजन किया गया था। तो क्लियर है आपको कि साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए जो नेतृत्व किसने किया था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में छोटा नागपुर के ताना भगत लोग भी शामिल हुए थे, तो क्लियर है, उराव जनजाति।
आप समझ जाइए 1919-20 में ये कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। जब जुड़ चुके हैं तो जितने भी आंदोलन होंगे सब में ये भाग लेंगे, ठीक है। ये पूरा इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना एकदम चरम पे है। जो ताना भगत है, जो उराव जनजाति है, तो उराव जनजाति अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से मान सकते कि हाँ स्टेटमेंट सही होगा, इन्होंने भाग लिया होगा, ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरोध में छोटा नागपुर क्षेत्र के ताना भगत, उराव जनजाति के लोग भी शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार युवा सम्मेलन 1929 बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार युवा सम्मेलन 1929 और ये मुंगेर में आयोजित हुआ था 1929 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, हालांकि वो कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके थे, तो ध्यान रखिएगा। और उनकी अनुपस्थिति में चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक पंडित प्रजापति मिश्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार युवा सम्मेलन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित प्रजापति मिश्र ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार युवा सम्मेलन 12 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से ठीक एक सप्ताह पहले आयोजित किया गया था, जहां 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपको पता है कि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपको नहीं पूछेगा कि कितने दिन पहले बिहार युवा सम्मेलन हुआ था, बस आपको ध्यान रखना कि बिहार युवा सम्मेलन 12 दिसंबर 1929 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बम बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखी है, भगवती चरण बोहरा ने, क्लियर है। और यह था क्या, तो एक लघु संवाद था महात्मा गांधी द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों पर लिखी गई एक आलोचनात्मक लेख द कल्ट ऑफ बम। द कल्ट ऑफ बम का जवाब इन्होंने दिया था अपने तरीके से, ठीक है, पुस्तक के माध्यम से, जो वायसराय लॉर्ड इरविन के जीवन पर हमला के असफल प्रयास के बाद यंग इंडिया पत्रिका में छपी थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो है महात्मा गांधी द्वारा क्रांतिकारियों पर एक आलोचनात्मक लेख लिखा गया था द कल्ट ऑफ बम, ठीक है। और इसी के विरोध में द फिलॉसफी ऑफ बम, फिलॉसफी अपनी बताने के लिए, ठीक है, क्रांतिकारियों की फिलॉसफी बताने के लिए भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बात करें तो भगवती चरण बोहरा ने 1929 में दिल्ली आगरा रेलवे लाइन पर वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट की योजना बनाई थी, ठीक है, लेकिन बच गए थे वायसराय। फिर भगवती चरण बोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े थे। महान क्रांतिकारी और HSRA के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के आग्रह पर इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और भगवती चरण बोहरा ने HSRA का घोषणा पत्र भी लिखा था, जो मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। तो HSRA का मैनिफेस्टो किसने लिखा था, तो भगवती चरण बोहरा ने। फिलॉसफी ऑफ बम याद रखिएगा। स्वदेशी लीग क्या है, स्वदेशी लीग पे आते हैं। तो स्वदेशी लीग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को बिहार भर के देशभक्तों को इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया था। तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी लीग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोला था। महात्मा गांधी ने स्वयं महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने और देश के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिससे बिहार में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली बार महिलाओं ने खुल के जो है किस आंदोलन में भाग लिया, तो वह आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वैचारिक कार्यक्रम के अनुरूप मई 1930 में पटना के प्रतिष्ठित राजनीतिक कार्यकर्ता विदेशी वस्तु के बहिष्कार के आंदोलन को मार्गदर्शन प्रदान करने और खादी को अपनाने के बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी लीग नामक एक संगठन बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया कि स्वदेशी लीग किसने बनाया था, तो इसमें आपको कोई नाम नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि पटना के प्रतिष्ठित, आंसर आपका था पटना के प्रतिष्ठित राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, ठीक है, स्वदेशी लीग की स्थापना की थी 1930 में। फिर सर अली इमाम को स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है सर अली इमाम को जो है स्वदेशी लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। बिहपुर सत्याग्रह 1930। तो बिहपुर सत्याग्रह 1930 क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहपुर में एक सत्याग्रह शुरू किया गया था, जो बिहार के भागलपुर जिले के गंगा नदी तट पर स्थित है। तो बिहार का जो भागलपुर जिला है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और वहाँ पे बिहपुर एक जगह है जो भागलपुर में, वहाँ पे जो है बिहपुर सत्याग्रह 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था, नमक कानून को तोड़ना, नशीली शराब और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, खादी कपड़ों को बढ़ावा देना, ठीक है। 1 जून 1930 को बिहपुर में कांग्रेस द्वारा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया था। ये सब डेट आपसे नहीं पूछेगा, बस आप बिहपुर स्थान ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो बिहपुर सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, महादेवलाल सराफ, ठीक है, शामिल थे। महादेवलाल सराफ का आपसे पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है भागलपुर में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो आपका आंसर था महादेवलाल सराफ, याद आ गया होगा आपको। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था बिहपुर सत्याग्रह, अगली बार आपसे बिहपुर सत्याग्रह पूछा जा सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, प्रोफेसर अब्दुल बारी, महादेवलाल सराफ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 तैयारी में पूछा जा चुका है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा ने किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन से नाम याद रखने हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा। ठीक है, तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये था आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी, थोड़ा सा फर्क है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने पटना में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पटना में स्थापित हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, और साथ में आचार्य नरेंद्र देव ने जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे, और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया था। तो क्लियर है। और आचार्य बड़े होते हैं तो इसलिए बिहार आचार्य अध्यक्ष बने, आचार्य बड़े होते हैं आचार्य अध्यक्ष बने, जयप्रकाश नारायण महासचिव ही बने। हालांकि संस्थापक सदस्यों में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों लोग थे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अभी तक आपको कमी लग रही होगी कि स्वामी जी कहे नहीं आए। ठीक है, तो स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका असली नाम था नौरंग राय, जन्म हुआ था गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बस ऐसे ही ध्यान रखना, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में। आगे बढ़ते हैं। 1934 में गया सत्र में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने लगान का मुद्दा उठाया था, सरकार से लगान कम करने और बकाया रद्द करने का आग्रह किया था। फिर महत्वपूर्ण आपसे 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, और आपको जो है ये ध्यान रखना है 1936 में। और डेट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस डेट में हुआ था, हमको ध्यान नहीं है। ठीक है, शायद 11 अप्रैल है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि 11 अप्रैल 1936 है। बाकी वर्ष तो क्लियर है। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इन्होंने ही स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। 1937-38 में बिहार में बकास आंदोलन का आयोजन किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस और उनकी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने, हमने आपसे पहले भी बात किया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में। ठीक है, हमने गलती से 1739 बोल दिया था, तो ऐसे ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा 1939। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है उनकी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस कौन मनाया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक जो इंस्टीट्यूट था, टीम था, उन्होंने मनाया था 28 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारी भूमि में एक ऐसा नाम है जिन्हें याद किया जाएगा। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में वह आज जनता के आदर्श और लाखों लोगों के नायक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत सही बात की थी। और कई बार होता है कि जो वास्तव में जो नायक होते हैं उनको वो स्थान इतिहास नहीं दे पाता है। ठीक है, और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको इस चीज़ का गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि ऐसे भी नेता हुए हमारे इतिहास में जिनको उतना नाम तो नहीं मिला। ठीक है, आपने नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो शायद आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। आप सुभाष चंद्र बोस जी के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि हुंकार, पहला चीज़ कि हुंकार साप्ताहिक कौन निकालता था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और हुंकार से कौन कौन जुड़े थे? तो आप उसमें जो है एक से अधिक आंसर था, आपको TRE 1 में याद आ गया होगा, हमने आपको वहाँ प्रश्न भी कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीछे से कोई फैक्ट था, वहाँ से छूट गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं 1937 में। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। ये पीछे था जो बिहार से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपको पता होगा। तो 1937 में चुनाव हुए थे, पूरे भारत में प्रांतों में चुनाव हुए थे, तो बिहार में भी लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। ठीक है, और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको आंसर होना चाहिए मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्लियर है। फिर
1937 में क्या हुआ, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में पहली कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है। जब प्रधानमंत्री पूछेगा तो आपका आंसर मोहम्मद यूनिस होना चाहिए। जब आपसे पहला मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है, 1937 में। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है आपका 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये आपका प्रश्न टीआरई में पूछा गया था, पीआरटी में, पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर, वहाँ पे प्रश्न गलत दिया गया था, हमने वहाँ पे आपको बताया था। तो WG आर्चर के आदेश पर 7 युवा छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वे पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पे WG आर्चर, डेट आपसे पूछा गया था, तो डेट वहाँ पे विकल्प में दिया नहीं गया था, ठीक है, आप डेट एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी बने थे। आगे बढ़ते हैं। बरहिया टाल आंदोलन 1936, ध्यान रखिएगा, बरहिया टाल आंदोलन, और ये बिहार के लखीसराय जिले में कृषि आंदोलन था, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि बरहिया टाल आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो कार्यानंद शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण नेता थे कार्यानंद शर्मा, किसान नेताओं में एक थे। तो कार्यानंद शर्मा ने बरहिया टाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और बकास्त भूमि आंदोलन एक हुआ था, बकास्त भूमि आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में उसी का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1950 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था, ठीक है, युवा नेता थे, तो स्वामी जी के जाने के बाद इन्होंने लीड किया। आगे बढ़ते हैं। बिहार आंदोलन महत्वपूर्ण आपके लिए, तो बिहार आंदोलन 1974-75, इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसी आंदोलन के वजह से कह सकते हैं भारत में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। इतना प्रेशर पड़ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि फिर वो मतलब इसके वजह से नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उभरी कि वहाँ फिर जो है वो सीन हो गया, ठीक है। तो बिहार आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। और इसके नेता कौन थे जिन्होंने आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, तो जयप्रकाश नारायण जी ने, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था कब, तो 1974-75 में। और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स में, सरकार में भ्रष्टाचार, यही मुद्दा था इनको, ठीक है। और उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। और अब परिणाम क्या हुआ, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत में, ठीक है, और जनता पार्टी का गठन हुआ। मधुबनी में आज़ाद दस्ता का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा आज़ाद दस्ता का आयोजन, आपने अभी तक आज़ाद दस्ता का आयोजन सुना होगा, कहाँ पे सुना होगा, तो आज़ाद दस्ता का आयोजन आपने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा सुना होगा, ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो आज़ाद दस्ता 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई जिले, नेपाल के तराई क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र होता है, ठीक है, नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, वहाँ पे ये जो है ब्रिटिश सरकार से जो है बच के निकल गए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी नेपाल के तराई क्षेत्र में, ठीक है। और कहाँ पे किया गया था, एक स्थान है बकरी का टापू, ठीक है, बकरी का टापू नामक स्थान था, वहीं पर स्थापना की थी। इसके अलावा, ठीक है, सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में, इसके अलावा सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी, एक अलग आज़ाद दस्ते की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। तो मधुबनी में अगर आपसे प्रश्न पूछे मधुबनी में आज़ाद दस्ता का आयोजन किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सूरज नारायण सिंह ने, ठीक है। और आज़ाद दस्ता आपका नॉर्मल पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने नेपाल में किया था। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर नमक सत्याग्रह तिथि क्या है, तो 7 अप्रैल 1930 मुजफ्फरपुर नमक सत्याग्रह है। और प्रमुख नेता कौन थे, तो रामदयालु सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस एक ही नाम ध्यान रखना है, रामदयालु सिंह। और रामदयालु सिंह प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, याद आ गया होगा आपको बिहार के, क्यों बने, क्योंकि महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। 7 अप्रैल 1930 को मुजफ्फरपुर नमक सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। सियाराम दल, याद आ गया होगा आपको, सियाराम दल की स्थापना की थी सियाराम सिंह ने। स्थान क्या है, भागलपुर बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1942 के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और सियाराम दल की स्थापना की थी सियाराम सिंह ने, इन्हीं के नाम से बनाया गया था, ठीक है। उद्देश्य इनका क्या था, तो धन और हथियार इकट्ठा करना, मूल निवासियों को हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित करना, साथ ही औपनिवेशिक सरकार को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए मूल निवासियों को संगठित करना। क्लियर है, ठीक है, बस आपको नाम ध्यान रखना है, टीआरई में हमने ऑलरेडी करा दिया है। फिर अब मौलनिया डकैती कांड, तो मौलनिया डकैती कांड 1929, ठीक है, 8 जून 1929 को हुआ था चंपारण बिहार में। मुख्य क्रांतिकारी थे योगेंद्र शुक्ला कौन थे, तो ध्यान रखिएगा योगेंद्र शुक्ला HSRA से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। और इन्होंने जो है इसको अंजाम दिया था, ठीक है,
और फिर इनको 11 जून 1930 को गिरफ्तार वगैरह कर लिया गया, कठोर कारावास दिया गया। तो मौलानिया डकैती कांड अगर आपसे पूछे किसने अंजाम दिया था, तो योगेंद्र शुक्ला ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, आज के चंपारण सत्याग्रह। और आपको जो है लास्ट में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, बस आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत मेहनत से आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, और अंत तक देखते रहिए, बस थोड़ा देर और क्लास बचा है, चंपारण सत्याग्रह बात कर लें। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको जो ध्यान रखना है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। क्लियर है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्रमुख सहयोगी कौन थे, ये आपसे तैयारी में प्रश्न पूछा गया। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक। ठीक है, ये सब लोग जो है इनके महत्वपूर्ण लोग थे जो इनके साथ में थे। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने 27 दिसंबर 1916 को प्रसिद्ध वकील ब्रज किशोर प्रसाद के साथ लखनऊ कांग्रेस सत्र में गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप राजकुमार शुक्ला किसके साथ में गए थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में गए थे। और इनको जो है गांधी जी से मिलने के लिए, कांग्रेस सेशन अटेंड करने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ला से कहा था कि गांधी जी को चंपारण लेके आए, क्योंकि गांधी जी जो है शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में ऐसे कर चुके थे और गणेश शंकर विद्यार्थी को इनके बारे में पता था। और गणेश शंकर विद्यार्थी थे कौन, तो गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीस ने चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इनके बारे में लेख वगैरह लिखे थे। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको। बस आपसे जब भी सवाल पूछेगा किसने आमंत्रित किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, और किस अधिवेशन में गए थे, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। क्लियर है। फिर आते हैं चंपारण जाने के लिए गांधी जी बिहार की पहली यात्रा के लिए 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। तो 10 अप्रैल 1917 पटना याद रखिएगा। और मौलाना मजहरूल हक के जो है फ्रेजर रोड स्थित आवास पर रुके थे। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पटना में गांधी जी कहाँ रुके थे, तो मौलाना मजहरूल हक के आवास पर। फिर आते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोतिहारी जाते समय गांधी जी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका स्वागत किसने किया था, तो JB कृपलानी ने। ठीक है, और उस समय वो लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ा रहे थे और 5 दिनों तक गांधी जी वहाँ पर रहे थे। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। गांधी 15 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के साथ अविभाजित चंपारण में गए थे। आज पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में बटा हुआ है। ठीक है, और फिर जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे थे। अमोलवा गांव में संत राउत के घर रुके थे। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। फिर गांधी की लोकप्रियता से घबराकर स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन पर भारत रक्षा अधिनियम 1915 की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे मोतिहारी जिला न्यायालय ने मजिस्ट्रेट जॉर्ज चंद्र द्वारा 100 रुपये की सुरक्षा का भुगतान करने के लिए कहा था, जिससे गांधी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कोई गलती तो की नहीं थी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर बाद में चंपारण के लोगों ने पुरजोर समर्थन के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। फिर गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद के साथ गाँवों में नील किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण किया, 3 कटिया पद्धति को समझा। ठीक है, और इस बीच गांधी जी चंपारण में अपनी हिरासत के दौरान निम्नलिखित हस्तियों को पत्र भेजने में कामयाब रहे थे। उन्होंने पहला पत्र लिखा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनको जागरूक करने के लिए कि जो है नील किसानों को कैसे भेदभाव किया जा रहा है बिहार में। फिर HS पोलाक कौन थे, तो आपको याद होगा कि HS पोलाक का नाम आपको PRT का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका ऑप्शन में रखा गया था। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के विश्वस्त मित्र थे जो उस समय भारत में मौजूद थे। तो HS पोलाक को उन्होंने पत्र लिख के सरकार पर दबाव बनाने की बात कही थी। ठीक है, फिर CF एंड्रूज थे। तो CF एंड्रूज गांधी जी के मित्र थे और भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे। गांधी जी ने इनको पत्र लिखा था। ठीक है, और गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान CF एंड्रूज बहुत परेशान थे कि गांधी जी की मदद करें, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक अंग्रेज को अपने साथ में रख के अगर हम भारत से संबंधित कार्य करेंगे तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा लोगों में, तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। और CF एंड्रूज को जो है दीन बंधु कहा था गांधी जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देश बंधु आप जानते हैं किसको, CR दास को, लेकिन दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है, तो CF एंड्रूज। गांधी जी ने इनको बोला था। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, तो गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बुलाया था 4 फरवरी 1916 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। ये पहली बात है जब गांधी जी ने पब्लिकली कोई स्पीच दिया था। ठीक है, और विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग आए थे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि आधारशिला रखने के लिए कौन आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग आए थे। और स्पीच किसने दिया था, तो 4 फरवरी 1916 को BHU में, तो ये दिया था गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। फिर है वापस से चंपारण मुद्दे पे आते हैं। तो बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने, ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछेगा FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण जांच समिति का गठन किया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा चंपारण जांच समिति का गठन जो हुआ था, तो चंपारण जांच समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो FG सलाई, यह ध्यान रखिएगा। और गांधी जी इस समिति के सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा।
और फिर जो है बात हुआ तो 3 प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की गई समिति के द्वारा। गांधी जी ने उनको समझा दिया अच्छे से, और जो 3/20 भाग वाला था कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक कांड हुआ था, तो कांड के बारे में समझ लेते हैं। तो मोतिहारी चंपारण में एक नील फैक्ट्री के ब्रिटिश मैनेजर थे इरविन। ठीक है, इरविन नाम था उसका, और उसने गांधी जी को रात में खाने पर आमंत्रित किया था, और उसने अपने रसोइये जो उसका किचन मेट था बटक मियाँ से उन्होंने जहर मिला और दूध परसने को कहा था। बटक मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था और साजिश का पर्दाफाश कर दिया। गांधी जी की जान बच गई। ठीक है, तो हम बटक मियाँ के जो है आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने इतना नेक काम किया जिससे गांधी जी का योगदान आगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिला, और भारत में गांधी जी के जीवन पर पहला प्रयास था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत में गांधी जी के जीवन पर पहला प्रयास था। प्रयास का मतलब होता है कि किसने उनको मारने का प्रयास किया, ये मतलब होता है। ठीक है, कई लोग उस प्रश्न को ही नहीं समझ पाए थे TRE 1 में। तो किसने किया था, तो ये किया था जो है इरविन नाम के, ठीक है, ब्रिटिश मैनेजर इरविन ने। नील फैक्ट्री का जो है मालिक था ब्रिटिश मैनेजर इरविन। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को संत राउत एक थे, तो उन्होंने बापू शब्द से संबोधित किया था। तो ध्यान रखिएगा कि बापू शब्द से किसने संबोधित किया था, तो गांधी जी को, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान संत राउत ने। अब यहाँ पे आपका आज का क्लास समाप्त होता है, और आप लोग का देखने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में हम आपके लिए जो है, और साथ में आप लोग मैराथन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, हम मैराथन की क्लासेस आपके लिए ले आएंगे। बस आप फोकस करिए कि जो आपको PIQs की जो प्लेलिस्ट दी गई है, 2000 PIQs की जो आपकी प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, और जैसी भी आपको क्लासेस लगे कमेंट जरूर करें यूट्यूब पे। और साथ में जो आपको PRT मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दी गई, 200 प्रश्न रखे गए हैं, कई सारे प्रश्न आपके हूबहू रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लें। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में हमने उनको समझाया। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।